ओके। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका बड़ा भाई सुमित लेकर के आ गया हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एक नई वीडियो, जिसका आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। अब तुम बोलोगे सर ये टॉपिक तो हमें स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए था, तो ये बात अब क्यों पढ़ा रहे हो। तो बॉस, ये केवल इस वजह से था बिकॉज कि मेरे को आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, ठीक है। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी अब लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग जो है एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो जो है आपको जो है अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय करी होगी। तो बॉस, अब दिवाली का एंजॉयमेंट खत्म हो गया, वापस आ जाओ पढ़ाई के पास, ठीक है। एचएपी कंप्लीट करने के बाद, एज फार एज मैंने प्रॉमिस किया था कि हम जो है फार्माकोलॉजी को लेकर के अब स्प्रिंट करेंगे, फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स लेकर के आएंगे और फार्माकोलॉजी के साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर लाइव चैट रुकनी नहीं चाहिए। गुड इवनिंग वीरेन, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, उससे पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के बारे में। चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, ठीक है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मी माई सेल्फ इज सुमित प्रताप सिंह। आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 year इन टीचिंग। आई डू हैव वर्कड एज lecturer in Charak Institute of Pharmacy, and right now we are giving you lectures regarding pharmaceutical sciences. We have started from human anatomy and physiology, जिसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा कंप्लीट भी कर लिया है, लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ लेक्चर्स हमारे बच्चे हुए हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर का बच्चा रह गया है, पीएनएस बच्चा रह गया है। इसको कवर अप करने के बाद वी विल स्विच और स्टेप अहेड टूवर्ड्स फार्माकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है Mr. _Somanshi_2003। इसको आप मत भूलिएगा। लेक्चर्स लेते टाइम जो है आप क्या करिए, मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स लीजिए, स्क्रीनशॉट को जाके इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाइए, मेरे को मेंशन करिए, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट विल गिव यू द, क्या देंगे हम तुमको मेंशन बैक देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज डू राइट इन द चैट बॉक्स एंड इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अगर लाइव चैट में हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस नहीं कर पाते हैं तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपकी क्वेरीज को एड्रेस किया जाए, ठीक है। चलो अब आ जाओ हमारे साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमी, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी, व्हाट इज एनाटॉमी। तो जो वर्ड एनाटॉमी होता है ना, वर्ड एनाटॉमी का मतलब होता है कि टू कट, है ना। ये वर्ड एनाटॉमी जो होता है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम, देखो बेसिकली क्या होता है ना, मेडिकल के जितने भी टर्म्स होते हैं वो डिराइव होते हैं इधर या तो फिर लैटिन वर्ड से या तो फिर ग्रीक वर्ड से, ठीक है। सो बेसिकली जब हम लोग एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हमें आदत डाल लेनी पड़ेगी लैटिन वर्ड्स के लिए और ग्रीक वर्ड्स के लिए। तो बेसिकली ये जो हमारा वर्ड एनाटॉमी है ये डिराइव हुआ है वर्ड फ्रॉम वर्ड एनाटॉम से। क्या, किससे डिस्कवर हुआ है या किससे डिराइव हुआ है, फ्रॉम द वर्ड एनाटॉम, जिसका मतलब होता है बेसिकली टू कट, जिसका बेसिकली मतलब होता है टू कट। या हम लोग जब काटते हैं ना, किसी भी चीज की स्टडी को करेंगे हम लोग बाय कटिंग इट, ठीक है। हम लोग पहले जैसे कि मान लो हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम लिया, अब जैसे कि मैंने बोन लिया, ठीक है। अब हमने बोन क्या लिया, जैसे मान लो हमने रेडियस या अल्ना का कोई भी पोर्शन लिया, फिर हमने उसको चाहे लेटरली काटा चाहे उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, और उसके बाद फिर उसकी स्टडी की कि बॉस इसमें इतनी लेयर्स हैं, इसकी इतनी इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें ये टिश्यू इन्वॉल्व है, इसमें ये सेल्स का वर्किंग है, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आती है कि आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब तक आप क्लास 12th में पढ़ करके आ रहे होते हो ना, तो बेसिकली आपने 40% ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ ली होती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो होता है वो साथ साथ चलता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, एक पॉइंट लिख लो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है साथ साथ चलता है, ठीक है। तो आज आप यहां पर साथ में पढ़ोगे कि एक्चुअली में दोनों कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी जो है डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर लिख लो ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस
यहां पे लिख लो ह्यूमन anatomy, human anatomy is the science that deals with the structure of the body, structure of the body। ठीक है, किससे डील करता है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी से डील करता है, या फिर हम लोग कहें स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, यहां पर ह्यूमन भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो बॉडी लिखना भी सही होगा। ठीक है बॉस, देखो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन बॉडी आप कह सकते हो, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बॉडी कह सकते हो, या स्पेसिफाइड तो कौन सा एनिमल है, जैसे कि लायन का है तो बेसिकली उस हिसाब से है ना, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली जो है ना हम लोग अब बात करेंगे कि कितने सब डिविजन्स होते हैं। बॉस एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी केवल एनाटॉमी के बेसिस पे तो होगा नहीं, उसमें कई डिविजन्स आएंगे, है ना। अब ये आप छोड़ दो कि आप क्लास 12th में थे, ठीक है, अब आप बी फार्मा फर्स्ट ईयर में या डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आ गए हो ना, सो यू नीड टू गेट डीप डाइव ओवर इन इट। ठीक है, डीप डाइव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डीप डाइव नहीं करोगे और आप सोचोगे कि हम लोग बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ ले तो बॉस उतना क्लैरिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लैरिटी लाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे एनाटॉमिकल सब डिविजन्स। ठीक है, हेडिंग डालो सब लोग एनाटॉमिकल सब डिविजन्स। क्या हेडिंग डालोगे सब लोग? एनाटॉमिकल सब डिविजन्स। ठीक है, एनाटॉमिकल सब डिविजन्स। एक मिनट, आई थिंक देयर इज सम इशू। थिंक कुछ तो गलत हुआ है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिकल सब डिविजन्स की हम लोग बात करते हैं कि एनाटॉमी को कितने सब डिविजन्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कैडेवरिक एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज कैडेवरिक एनाटॉमी? कैडेवरिक एनाटॉमी, ये कैडेवरिक एनाटॉमी क्या होती है? बेसिकली इनको हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी हम लोग बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है ना, बेसिकली समझो मेरी बात को कि कैडेवरिक एनाटॉमी है, तब जैसे कि बात हो गया, हम लोग इसको कई तरीके से पढ़ सकते हैं। कई तरीके से मतलब इसको दो टेक्निक्स है इसको पढ़ने की। ठीक है, पहली क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको जो है ना रीजनल एनाटॉमी के तरीके से पढ़ सकते हैं। रीजनल एनाटॉमी के बेसिक टेक्निक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। रीजनल एनाटॉमी मतलब, रीजनल एनाटॉमी का मतलब जैसे कि है, जैसे पहले हमने अपर लिम्ब के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम लोग थोरैक्स के बारे में पढ़ लेंगे। थोरैक्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे क्या पढ़ सकते हैं? थोरैक्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग एब्डोमेन को पढ़ सकते हैं। एब्डोमेन के बाद फिर हेड और नेक को पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग न्यूरल एनाटॉमी पढ़ते हैं। बट क्या होता है ना, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, सिस्टमिक एनाटॉमी प्रेफर्ड की जाती है। सिस्टमिक एनाटॉमी मतलब जैसे कि हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, तो वो सिस्टम्स को की एनाटॉमिकल डिविजन्स के थ्रू एनाटॉमिकल स्टडीज को प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो हम इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, चाहे फिर हम लोग रीजनल एनाटॉमी की तरह से पढ़ें, या फिर हम लोग इसको सिस्टमिक एनाटॉमी की तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि बॉस होता क्या है।
देखो रीजनल और सिस्टमिक एनाटॉमी सब कुछ हो गई, ठीक है। एनाटॉमिकल सब डिवीजन में पहला सब डिवीजन कौन सा था? कैडेवरिक एनाटॉमी थी हमारे पास। तो जो कैडेवरिक एनाटॉमी हमारे पास थी, इसको हम लोग क्या बोलते थे? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी बोलते थे, या फिर हम लोग इसको ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते थे, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो हम लोग बहुत अपनी नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं ना, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कैसे करते थे? मैंने पहले बताया कि अपर लिम्ब हमने पहले स्टडी किया, फिर लोअर लिम्ब स्टडी किया, फिर थोरैक्स स्टडी किया, फिर हमने एब्डोमेन स्टडी किया। एब्डोमेन स्टडी करने के बाद फिर हमने हेड और नेक को इसका स्टडी किया। हेड और नेक का स्टडी करने के बाद फिर हम लोग जो है न्यूरल एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। अब कैडेवरिक की बात हो गई। अच्छा, कैडेवरिक एनाटॉमी की जब स्टडी करते हैं ना बॉस, देखो सीधी सी बात इतनी सी है कि जब आप कॉलेज में आते हो, ठीक है, तब आप डाइसेक्शन हॉल में जाओगे, ठीक है। डाइसेक्शन हॉल में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको जो है ना, आपको डाइसेक्शन हॉल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है बॉस, क्योंकि देखो आपको जो है क्या करना है, ऑर्गन कट करना है। बेसिकली क्या होता है, सी फार्मा ग्रेजुएट्स तो आपको नहीं करना होता है, बट बीइंग आपको आना चाहिए ना, डाइसेक्शन आपसे भी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि डाइसेक्शन करवाया नहीं जाएगा, काफी कॉलेजेस में कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि बॉस आपको फार्माकोलॉजी में या जो आगे रिसर्च में जाते हैं उनको बेसिकली परफॉर्म करना रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाते हो तो वहां पर फॉर्मेलिन की स्मेल होती है। सो फर्स्ट यू शुड हैव टू गेट यूज्ड टू ओवर इट, ठीक है। सबसे पहले आपको अडेप्ट करना पड़ता है कि डाइसेक्शन हॉल में हमें काम कैसे रहना है। वंस यू आपको उस चीज की आदत हो गई, देन यू स्टार्ट डाइसेक्टिंग। अब डाइसेक्टिंग बॉस एक टेक्निक है टू कट। एनाटॉमी जो डिराइव हुआ है वर्ड, वो एनाटॉम से डिराइव हुआ है, बट जो डाइसेक्शन वर्ड है वो एक टेक्निक है कि काटना कैसे है, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू को, किसी भी सेल को कट कैसे करना है। इट इज अ सेपरेट टेक्निक हाउ टू कट, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने कैडेवरिक एनाटॉमी के बारे में पढ़ लिया। कैडेवरिक एनाटॉमी के बारे में जो दूसरा सब डिवीजन है हमारा, वो है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। जो हमारा दूसरा यहां पे सब डिवीजन है वो है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब डेवलपमेंटल एनाटॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल एनाटॉमी को हम लोग जो है एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली हो गई हमारी कैडेवरिक, दूसरी हो गई हमारी डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। अब डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के बारे में देखो क्या होगा ना कि बेबी अपार्ट फ्रॉम फीटस या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब से है, वहां से उसका डेवलपमेंट कैसे 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 हो रहा है ना, वो सारी चीजें आप लोग डेवलपमेंटल एनाटॉमी में या एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाई करोगे उसके बारे में, ठीक है। और बॉस एक चीज और आप जान लो कि एम्ब्रियोलॉजी जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी ना, उसका उतना ही गाइनेक पोर्शन, उसका ऑब्स्टेट्रिक्स पोर्शन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फार्मा ग्रेजुएट्स हैं उनको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जस्ट बिकॉज कि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, यू शुड हैव टू, मतलब एक तरीके से क्या करें, कमांड होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए आपको, ठीक है, सो दैट यू कैन प्रिस्क्राइब वेल, ठीक है, आप अच्छे सजेशंस दे सको अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, पहले कैडेवरिक एनाटॉमी हो गई, डेवलपमेंटल एनाटॉमी हो गई। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं ना, प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर की बात करते हैं। अच्छा, प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर या पोस्टनेटल चेंजेस की बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी बेबी में, ठीक है। सो बेसिकली इसको लिख लो यहां पे कि इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ prenatal, prenatal and postnatal, postnatal. It is the study of prenatal and postnatal changes in individual. Postnatal changes in individual. ठीक है, ओके। तो ये हो गया डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है, या फिर आगे हो गया एम्ब्रियोलॉजी।
अच्छा, अब हम लोग आगे बात कर लें बॉस की, हमने कैडेवरिक की बात कर ली, डेवलपमेंटल एनाटॉमी की बात कर ली, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं। और टिश्यूज की स्टडी का मतलब हो गया बेसिकली, टिश्यूज की स्टडी का मतलब हो गया हिस्टोलॉजी। किसके बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी के बारे में। तो आगे लिख लो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यहां पर लिख लो बच्चा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। या फिर आगे ऐसे लिख लो फ्लैश करके, फ्लैश करके लिखो स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। या फिर देखो स्टडी ऑफ टिश्यूज करते हैं, लेकिन टिश्यू की स्टडी कहां करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप करेंगे, ठीक है। तो लिख लो स्टडी ऑफ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप स्लैश स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्लैश हिस्टोलॉजी, स्लैश हिस्टोलॉजी, ठीक है। आई होप सो आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पूरा लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरी बात कर समझो कि जब आप पढ़ रहे होगे ना, जैसे कि जब आप पढ़ते हो बेसिकली क्या होता है, जब हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, टिश्यू को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि बॉस देखो नॉर्मल टिश्यू ऐसा फंक्शन कर रहा है। अब आपने वर्ड सुना होगा पैथोलॉजी के बारे में, तो पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी वर्ड मींस एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना देखो टर्म्स के बारे में समझ रहे हैं ना कि बॉस देखो एनाटॉमी में जो है इतनी तरीके की स्टडीज होती हैं, ठीक है, एनाटॉमी में इतने तरीके की स्टडीज होती हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात कर लेना कैडेवरिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी जिसको एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं, या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जिसको हम लोग हिस्टोलॉजी भी बोल रहे हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो तो फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ते हो, जिसकी बेसिकली टर्म्स बताए जाते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब होता है, या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब होता है, या हिस्टोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है। मतलब जब टिश्यू नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है तो वहां पर उसकी स्टडी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब वही बात पैथोलॉजी की करने लगे तो पैथोलॉजी में क्या होता है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है। या एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर नोट करके लिख लो कि एबनॉर्मल, यार ये एक मिनट, अच्छा ओके, वेयर इज द इरेजर, एक मिनट, इरेजर कहाँ है ना, ओके, कुछ तो एरर हो गया। चलो चलो वापस आते हैं, चलो वापस आते हैं, ठीक है चलो स्टार्ट करें। अच्छा, यहां पे हम लोग लिख रहे थे एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी, एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी, एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी को पैथोलॉजी, या उसकी स्टडी को पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी को पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग एनाटॉमिकल सब डिविजन्स की बात कर रहे थे कि बॉस एनाटॉमी को हम लोग जो है इस पार्ट में पढ़ते हैं, कि जैसे हमने पहले कैडेवरिक एनाटॉमी पढ़ी, फिर हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे या डेवलपमेंटल एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। अब जब हम लोगों ने ये बेसिकली 3 तरीके की एनाटॉमी पढ़ ली ना, अब चौथी एनाटॉमी हम कौन सी पढ़ते हैं बच्चा, चौथी हम लोग पढ़ते हैं सरफेस या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। जो हम लोग चौथी एनाटॉमी पढ़ेंगे वो कौन सी होती है, सरफेस या टोपोग्राफिकल, सरफेस स्लैश टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी,
गॉट इट? अच्छा, अब सरफेस या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी से आपको बच्चा क्या समझ में आता है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, डीप बॉडी के डीपर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसमें बच्चा? इसमें लिखेंगे स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट ऑफ द स्किन। स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ स्किन। स्टडी द डीपर पार्ट ऑफ द स्किन। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है? अच्छा, इरेज कर दिया हमने। अब हम वापस से इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे थे ना, एक मिनट, लेट मी चेक द कलर फर्स्ट। यही कलर था, हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं, बॉडी के डीपर पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें? सरफेस या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी में। किसमें? सरफेस या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, डीपर पार्ट ऑफ बॉडी का हम लोग स्टडी करते हैं। और वो डीपर पार्ट जिसका रिलेशन है हमारे स्किन के सरफेस से, ठीक है? डीपर पार्ट ऑफ बॉडी इन रिलेशन विथ स्किन सरफेस, इन रिलेशन विथ स्किन सरफेस, समझ गया बच्चा? समझ गया? तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ। क्या हो गया? ओके, फिर अगला क्या है हमारा? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आप बेसिकली क्या पढ़ते हो ना, डीपर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो। जैसे कि आपका सीटी स्कैन आया या आपका एक्सरे रिपोर्ट्स आया, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसके बारे में आप इनिशियल स्टडीज में पढ़ते हो, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है? फिर जब आप आगे बढ़ते हो, ये बेसिकली क्या होता है ना, जब एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो वो अपने जब वो ऑर्थो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है? जब ऑर्थोपेडिक्स पढ़ेंगे वो, तब उनका वो पढ़ाई करते हैं उस चीज की कि बहुत अच्छा है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऐसे है। फिर उसका जब मान लो फ्रैक्चर हो गया, तब वो इस तरीके से हो जाएगा। तो वो जो है रेडियोग्राफी बहुत एडवांस में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग को इतना कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, खासकर जो फार्मा के बच्चे हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी जब आप थोड़ी बहुत ही पढ़ोगे ना, इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही पढ़ोगे, तो बेसिकली उसमें इतना ही बताया जाता है आपको इनिशियल्स में कि बॉस नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की स्टडी ऐसे होती है, ठीक है? ओके, तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ डीपर स्ट्रक्चर बाय प्लेन, ठीक है? इसको हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। शिट, गलत हो गया ये, ठीक है? चलो, स्टडी ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स बाय प्लेन और कंट्रास्ट, बाय प्लेन और कंट्रास्ट रेडियोग्राफी, ठीक है? बाय प्लेन और कंट्रास्ट रेडियोग्राफी, ठीक है? तो समझ में आई बात बच्चों? हम लोग नॉर्मल कंटेक्स्ट के बारे में या नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? डीपर स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक? अब बेसिकली क्या होता है ना कि कंपैरेटिव एनाटॉमी, अगर हम लोग अगली बात करें तो कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब आप बोलोगे सर ये कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है? तो बॉस समझो मेरी बात को। हमारे एंसेस्टर्स क्या रहे हैं? हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो एनिमल्स रहे हैं, ठीक है?
तो बेसिकली कंपैरेटिव एनाटॉमी में ये देखा जाता है या कंपैरेटिव एनाटॉमी में ये स्टडी कराई जाती है, कंपैरिजन कराया जाता है कि बस एनिमल की बोन है और ये ह्यूमन की बोन है। तो अगर मान लो एनिमल का रेडियस अल्ना है, ठीक है, और ह्यूमन का रेडियस अल्ना है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे गोरिल्ला में क्या चेंजेस थे, या चिंपैंजीज में क्या, या निएंडरथल्स में, अगर हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आए होगे, तो एवोल्यूशन चैप्टर्स में जैसे कि हो गया क्रो-मैग्नॉन की बात किया था, निएंडरथल्स की बात किया था, ठीक है, होमो हेबिलिस की बात किया था, होमो इरेक्टस की बात किया था, ठीक है। हम तो होमो सेपियंस है, होमो इरेक्टस हो गए, होमो हेबिलिस हो गए, तो इनके बॉडी फंक्शनैलिटीज में क्या क्या डिफरेंसेस थे, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उनकी एनाटॉमी उठाई और ह्यूमंस की एनाटॉमी उठाई, होमो सेपियंस की एनाटॉमी उठाई, और दोनों के फीचर्स, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने जो है कंपेयर किया। तो वो सारी चीजें जो है हम लोग 6th वाले पार्ट में पढ़ते हैं। आजा मेरे साथ, मैं बताता हूं किसमें पढ़ेंगे हम लोग, कंपैरेटिव एनाटॉमी में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बच्चा, इसको हम लोग 6th वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी में, ठीक है। चलो कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, ओके। कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एनाटॉमी, लिख लो इसको, मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है, कि स्टडी ऑफ एनाटॉमी, इसको लिख लो, इसको लिख लो यहां पे, स्टडी ऑफ एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल्स, ऑफ अदर एनिमल्स, ऑफ अदर एनिमल्स इन एज कंपेयर टू ह्यूमंस, ठीक है, ऑफ अदर एनिमल्स टू डिफाइन changes in forms, ठीक है, changes in forms, structure, changes in forms, structures and changes in forms, structures and function of different parts of body, function of different part of body, different part of body, ठीक है, ओके। चलो, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अगली जो एनाटॉमी है हमारी, अगले जो टाइप की एनाटॉमी है उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग एनाटॉमी। किसके बारे में, लिविंग एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। लिविंग एनाटॉमी का मतलब होता है जो लिविंग बींग्स पर स्टडी की जाए, ठीक है। लिविंग बींग्स पर स्टडी करने का मतलब जैसे हम लोग पैल्पेशन के बारे में, प्रीकशन के बारे में स्टडी करें, ठीक है, तो वो सारी स्टडीज जो होती हैं वो लिविंग एनाटॉमी के बारे में होती हैं, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, क्या होता है लिविंग एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। इसमें लिखो, इट इज स्टडी ऑन लिविंग बींग्स, इट इज स्टडीड ऑन लिविंग बींग्स, इट इज स्टडी ऑन लिविंग बींग्स, ठीक है। जैसे कि सच एज palpation, सच एज palpation, ठीक है, या ऑस्कल्टेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि ये पैल्पेशन और ऑस्कल्टेशन क्या होता है, तो बच्चा आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। और होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपको जो है
क्या करना है, ये पता करके आना है कि क्या होता है पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन और प्रीकशन। ठीक है, प्रीकशन। ठीक है, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन और प्रीकशन नहीं, एक्चुअली परकशन होगा एक्चुअली, सॉरी। ठीक है, ओके, परकशन। ठीक है, ओके, समझ गए। अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, लिविंग एनाटॉमी पढ़ ली, कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ ली, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी पढ़ ली। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और लास्ट एनाटॉमी पढ़ते हैं अपनी, जो होती है अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ एनाटॉमी पढ़ते हैं, लास्ट टाइप ऑफ एनाटॉमिकल स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, क्या है हमारी लास्ट टाइप ऑफ एनाटॉमी, लास्ट टाइप ऑफ एनाटॉमी है हमारी अप्लाइड एनाटॉमी। 7th ऑलरेडी हो गई थी ना, ओके। ओके, 8th वाली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, अच्छा, अब अप्लाइड एनाटॉमी की अगर बात करते हैं तो अप्लाइड एनाटॉमी क्या होती है, अप्लाइड एनाटॉमी डील्स कर किससे डील करती है, एप्लीकेशन के साथ डील करती है। इट डील्स विद एप्लीकेशन, इट डील्स with application and it deals with application and anatomical knowledge and anatomical knowledge ठीक है, it deals with application and anatomical knowledge to medical and surgical practice, to medical and surgical practice, to medical and surgical practice, ओके, सर्जिकल प्रैक्टिस। ठीक, आई होप सो आपको एनाटॉमी के बारे में इतना सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब लोग बात कर लेते हैं ना अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या नेक्स्ट टर्म के बारे में, जिसको आपको जो है आपकी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी में पढ़ना है। वो होता है, क्या होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चा, फिजियोलॉजी। ठीक है, अब देखो जितना भी बच्चा होता है ना, बेसिकली जो क्लास 12th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है ना, 40% ऑफ फिजियोलॉजी वो पढ़ करके ही आता है। ठीक है, और फार्मा में आने के बाद वो थोड़ा बहुत और इवॉल्व होता है, नहीं तो बेसिकली जो मेन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बट हमें भी पढ़ना है, हमें ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, हमें भी इन डेप्थ पढ़ना है। सारे फार्मा स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के फंक्शनिंग की। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन फंक्शनिंग। ठीक है, जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारी चीजों के बारे में, उनके फंक्शनिंग के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इट इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक है, इसको आप लोग यहां पर लिख लोगे, इट इज द साइंस ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, it is the study of normal functioning of body। ठीक है, फंक्शनिंग बोल लो या ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग बोल लो, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी स्लैश ऑर्गन सिस्टम, स्लैश ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब चाहे बॉडी बोल लो चाहे ऑर्गन सिस्टम बोल लो, बॉस फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो
अब फिजियोलॉजी सिस्टम वाइज पढ़ोगे ना या ऑर्गन सिस्टम वाइज पढ़ोगे, तो चाहे हम उसको कलेक्टिवली बोलें, देखो मैं तुमको बताता हूँ, ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, या जो क्रिएचर है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डेवलप्ड हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ही 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, कोऑर्डिनेशन, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में, जिसकी वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें से कोई एक भी सिस्टम इम्बैलेंस होगा ना तो हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी बिगड़ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फिजियोलॉजी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी स्लैश ऑल ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। बॉस देखो इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है, अब इंटेग्यूमेटरी सिस्टम जो है क्या कर रहा है, मसल और बोन्स को जो है फॉरेन पार्टिकल के अटैक से बचा रहा है। स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है पूरी बॉडी को। जॉइंट्स क्या कर रहे हैं, बोन्स के रब ऑफ इफेक्ट को कम कर रहे हैं। कार्टिलेज क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, टिश्यू के साथ कंप्लायंस में है। मसल्स क्या कर रहे हैं, बॉडी को जो है एक मस्कुलर लुक दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग, हार्ट क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, प्योरिफिकेशन का काम कर रहा है। किडनी क्या कर रही है, ब्लड प्यूरिफाई कर रही है, सॉरी यूरिन प्योरिफिकेशन का काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कर रही है। तो ये सारे सिस्टम्स जब साइमल्टेनियसली एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में साथ में चलते हैं ना, तब ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग हाईली एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है, हाईली एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडिंग डालो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कितने लेवल्स में हम लोग स्टडी करते हैं, कितने लेवल्स हैं। सबसे पहला जो है हमारा केमिकल लेवल है, ठीक है, या एटॉमिक लेवल है। उसके बाद सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है, फिर ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो हम लोग लिख लेंगे, वेट नहीं करेंगे। सबसे पहले केमिकल लेवल कह लो, ठीक है बॉस। एटॉमिकल पार्ट भी तो होते हैं। उसके बाद फिर जो होता है अगला आता है हमारा सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल के बाद क्या आता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा कॉमा लगा दो। अब मैं कॉमा कॉमा लगा रहा हूं, तुम लोग कॉमा कॉमा मत लगाना, तुम लोग पूरा लिखोगे अपनी अपनी कॉपी में। मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग आगे चलेंगे ना बच्चा, तो आगे चलने के बाद हमको समझ में आएगा, ये हम लोग बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं बच्चा, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। अच्छा, हम लोगों ने पहले बताया था, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ना पहले, जैसे कि हम लोगों ने जब हम लोग टर्म्स के बारे में देखना स्टार्ट किया कि एनाटॉमी के बारे में, तो हमने समझा कि एनाटॉमी जो है एक लैटिन वर्ड से, एक फॉरेन वर्ड से आया है, जिसका जो कि है जो वर्ड है वो है एनाटॉम, जिसको बोलते हैं हम लोग टू कट, ठीक है। फिर हम लोगों ने एनाटॉमिकल सब डिविजन्स कितने स्टडीज में डिवाइड किया गया उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर हमने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने के बाद फिर हमने लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखा। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम के पास आ गए हैं। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 11 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम है। अब वो 11 टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले हमारा इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले हमारा इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, फिर है स्केलेटल सिस्टम, फिर है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सीवीएस सिस्टम, ठीक है। सीवीएस सिस्टम के बाद फिर हमारे पास कौन सा आ जाता है,
सीवेज सिस्टम के बाद फिर हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद फिर आ जाता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के बाद फिर आता है हमारे पास क्या आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन नहीं, सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वहां पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो सारे ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्केल लेंगे, स्केल कहाँ है, स्केल स्केल स्केल, एक मिनट, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, और इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ओके, ठीक, ये हो गई। अब हमने क्या कर लिया है, हमने बेसिकली डिवाइड कर लिया है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑर्गन सिस्टम्स लिखते जाएंगे लाइन बाय लाइन, और फिर उनके बारे में, उनकी वर्किंग क्या होती है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या उनके कंपोनेंट्स है, और कंपोनेंट्स के साथ उनकी फंक्शनिंग क्या है। तो सबसे पहले हमने ऑर्गन सिस्टम लिख लिया, ऑर्गन सिस्टम लिखने के बाद यहां पर लिखो कंपोनेंट्स, यहां पर लिखो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स लिख लिया। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स लिखने के बाद फिर यहां पर लिखोगे फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक है। सो बेटर यही है कि सबसे पहले हम लोग सारे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में लिख लें, सारे ऑर्गन सिस्टम्स के नाम लिख ले, फिर उनके कंपोनेंट्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, पहला है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें हम लोग बेसिकली अपने स्किन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, पहला है हमारा इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, दूसरा है हमारा स्केलेटल सिस्टम, तीसरा है हमारा मस्कुलर सिस्टम, तीसरा है हमारा मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। चौथा है हमारा सीवीएस सिस्टम, ठीक है, चौथा है हमारा सीवीएस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बना लेंगे, ठीक, सेम एज इट इज जैसे कि पीछे था, ये ऑर्गन सिस्टम, कंपोनेंट्स और फंक्शंस, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, कंपोनेंट्स और फंक्शंस, ठीक है। 2 मिनट रुको यार बच्चा, ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। तुम लोग जो है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा ही थका देते हो। लाइव, देखो यार, मैं क्लास के टाइम पे लाइव चैट नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली बात ये, हमारा टेलीप्रॉम्प्टर सही से, एक्चुअली मैं टेलीप्रॉम्प्टर मेरे सामने नहीं है, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर जो है बैक फेसिंग है, ठीक है, इस वजह से लाइव चैट दिखता नहीं मेरे को, ठीक है। तो अगर आपका ये क्वेरी रहेगा कि बॉस लाइव चैट, लाइव चैट का रिस्पॉन्ड दूं, मैं जल्दी ही रिस्पॉन्स करने लगूंगा वंस टेलीप्रॉम्प्टर गेट रेक्टिफाइड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई और इशू होता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं कमेंट सेक्शन रेगुलरली चेक करता हूँ, ओके।
ओके ओके चलो आगे चलते हैं। तो इतना हो गया हमारा। अब आगे आते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कितने हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए इधर, 5 इधर हो गए। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उसके बाद फिर कौन सा है, फिर है हमारा यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर है हमारा यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज देखो नहीं तो फिर बाद में हौच पौच होता है, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लो एक लाइन, ठीक। ठीक, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। ओके अच्छा, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम की बात करें तो इंटेग्यूमेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी स्किन हो गई, हेयर फॉलिकल्स हो गए, सेबेसियस ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई। तो वही सारी चीजें लिखनी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, स्किन, ठीक है, जो कि हमारा एक सेंस ऑर्गन भी है। फिर क्या है, हेयर, ठीक है, कॉमा हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स बोलो, है ना, हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। फिर सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है। अब सेबेसियस भी मैंने आपको 2 बार की बताई है कि एक होती है एपोक्रिन और एक होती है एक्रिन, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। एंड अदर स्वेट ग्लैंड्स टू, स्वेट ग्लैंड टू, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, और बाकी सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। कंपोनेंट्स हो गए, अब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन सबसे पहले यही है कि अब बाहर के एनवायरनमेंट को इंटरनल आने में या अंदर आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है ना, तो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। फिर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, समझ गए। हमारी बॉडी को जो है हार्मफुल पार्टिकल से बचाया, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, ये विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी, helps in
प्रोड्यूसिंग विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है, क्या होता है, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करता है कि इसका बेसिकली मेन फंक्शन क्या है ना, बहुत सेंसेस भी तो है, तो डिटेक्ट सेंसेशन, अगला लिखो कॉमा यहां पे, डिटेक्ट सेंसेशन, डिटेक्ट सेंसेशन, समझ गए, क्या करता है, सेंसेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, हमारा है स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स, बोन, जॉइंट और कार्टिलेज, यही होता है कि और कुछ भी होता है, मेरे हिसाब से तो यही होता है, बहुत कार्टिलेज हो गए, जॉइंट्स हो गए और बोन्स हो गई। अब हमको भी पता है कि ह्यूमन बॉडी में या एडल्ट बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, सबको पता है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट सबसे पहला पॉइंट यही होगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मसल अटैचमेंट के लिए सरफेस एरिया को प्रोवाइड करते हैं, तो लिख लो यहाँ पे, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट, समझ गए, क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक है, बॉडी मूवमेंट के लिए में भी हेल्प करवाते हैं, इट हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, एड्स इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये दिखाई दे रहा है आपको कलर बच्चों, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, आई होप सो दिखाई तो देना चाहिए, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है, डन डन डन, नहीं मेरे को लगा ना एक्चुअली में कि शायद ना दिखाई दे रहा हो, इस वजह से मैंने बोला, ठीक है, ओके, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट एड्स इन बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, मिनरल्स और लिपिड्स का भी स्टोरेज कराता है, तो लिख लो, स्टोर्स मिनरल्स एंड लिपिड्स, स्टोर्स मिनरल्स एंड लिपिड्स, समझ गया बच्चा, क्या होता है, स्टोर्स मिनरल्स एंड लिपिड्स, ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर अगला आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, अगला है हमारा मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करोगे तो सबसे पहले तो स्केलेटल मसल आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, स्केलेटल मसल ही आएगी, ठीक है, वो किससे अटैच होती है बच्चों, किससे अटैच होती है, तो स्केलेटल मसल जो होती है अटैच होती है बोन से, ठीक है, तो यूज लिख लो, यूजुअली अटैच टू अदर बोन्स, यूजुअली अटैच्ड टू अदर बोन्स, ठीक है, यूजुअली अटैच्ड टू अदर बोन्स, ठीक है, सच एज, ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, रुको जाओ एक मिनट, अदर बोन्स हो गई ना, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, इसके बाद आप लोग लिखोगे एंड अदर मसल टिश्यूज, एंड अदर मसल टिश्यूज, एंड अदर मसल टिश्यूज सच एज, ब्रैकेट में स्मूथ एंड कार्डियक मसल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, ठीक है, तो बेसिकली ये कंपोनेंट होता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या करता है, बॉडी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे पार्टिसिपेट्स इन बॉडी मूवमेंट, पार्टिसिपेट्स इन बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, बॉडी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे कि सच एज वॉकिंग, कॉमा डांसिंग, कॉमा रनिंग, ठीक है, ETC, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, ठीक, वॉकिंग, डांसिंग, रनिंग, आगे लिख दो ETC, ठीक। उसके बाद फिर आता है हमारा अगला, क्या आता है, सीवीएस सिस्टम। अब सीवीएस सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारे हार्ट आ गए, आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई, ठीक है, और अदर ब्लड एलिमेंट्स या ब्लड फंक्शंस, ठीक है, ठीक। इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। सीवीएस में सबसे पहले तो हार्ट आएगा, हार्ट, ठीक, कॉमा ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल में क्या क्या आएगी, अब ब्लड वेसल में आर्टरी आ गई और वेन आ गई, आर्टरी, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, कॉमा ब्लड भी तो आएगा, ब्लड को छोड़ थोड़ी देंगे, बस ब्लड ही तो आता है हार्ट की वॉल्व्स में। तो जब हार्ट की वॉल्व्स में जब ब्लड आ रहा है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है या ऑक्सीजनेशन हो रहा है, तो फिर हम ब्लड को कैसे भूल सकते हैं, ब्लड इज द मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। सो ब्लड इज द मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ impure blood, of impure blood, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड टू टू एंटायर बॉडी, पंपिंग ऑफ ब्लड टू टू एंटायर बॉडी, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड टू एंटायर बॉडी, ठीक है। आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने आगे चलेंगे, ठीक है। हो गया इतना, आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट आपको समझ में आता है, लाइव चैट में जरूर लिखना। जो नर्वस सिस्टम से समझ में आ रहा है, नर्व, ठीक है, नर्वस से ही समझ में आ रहा है कि नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इतना सोचने की बात क्या है, सीधा सीधा लिख लो, इतना सोचने की बात ही नहीं है, लिख लो। यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब फंक्शंस की बात करते हैं हम लोग कि बॉस इनका काम क्या होता है। तो बॉस ब्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसी के पास होता है क्या, ब्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसी के पास होता है क्या। सबसे पहले ब्रेन नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जनरेट्स एक्टिव, एक्टिव कह रहे हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्या करता है, जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है, जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। फिर उसके बाद क्या करता है, बॉडी फंक्शंस का रेगुलेशन करता है,
ठीक है, तो लिख लो रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज, रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, अब मैं ACT डॉट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, पता भी तो लगाता है बॉस। देखो कोई भी चेंज होता है तो वो समझता कौन है बॉस, जैसे कि मैंने थप्पड़ ऐसे ताली मारी तो फिर वो हमारे ब्रेन ने ही तो सेंस किया। तो बेसिकली क्या होता है ना, इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी टाइप के चेंज को यही डिटेक्ट करता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट इट डिटेक्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस एज वेल, डिटेक्ट्स internal and external changes as well, ठीक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस एज वेल। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सिक्रीशन को भी रेस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्ड्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशंस एंड glandular secretions and glandular secretions। समझ गया बच्चा, समझ गया कि नहीं? ओके, अच्छा इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चल रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दो मेरे को, एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं 2 मिनट में आया बस। ओके चलो, हो गया हो गया। चलो, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आ गया था ना, मैं उसको रिस्पॉन्ड करने लगा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम हो गया, अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के या सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो गए, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी हो गई कौन सी, पीनियल ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड के बाद फिर आपकी थाइमस हो गई, थाइमस के बाद फिर आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड के बाद कौन सी हो गई आपकी, थायराइड ग्लैंड के बाद हो गई आपकी एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के बाद फिर आपकी पैंक्रियाज हो गई, पैंक्रियाज के बाद फिर आपकी हो गई रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, या फिर जिसको आप लोग क्या कहते हैं, टेस्ट या ओवरी भी सेपरेटली कहते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस के बाद फिर होती है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड लिख लो पहले, पिट्यूटरी हो गई, पिट्यूटरी के बाद फिर पीनियल ग्लैंड लिख लो, पीनियल ग्लैंड हो गई, पीनियल के बाद फिर थायराइड लिख लो, थायराइड हो गई, थायराइड के बाद थाइमस लिख लो, थाइमस के बाद एड्रीनल लिख लो, एड्रीनल लिख लो,
एड्रिनल के बाद पैंक्रियाज लिख लो, पैंक्रियाज लिख लो, ठीक है। फिर अगर मेल है तो टेस्टिस हो गई और फीमेल है तो ओवरी हो गई, ठीक है, ओवरी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक मिनट, लेट मी सी। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। ओके, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं ना, बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं बाय रिलीजिंग हार्मोन। जैसे कि पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियास जो है अपनी बीटा सेल से के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन का सिक्रीशन कराता है, और इंसुलिन क्या करता है, जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल है उसका जो है प्रॉपर ब्रेकडाउन कराता है और उस ग्लूकोज की प्रॉपर फंक्शनिंग करवाता है, ठीक है। जो हमारा टेस्टिस है वो क्या करता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन क्या प्रोडक्शन कराता है, जो स्पर्म है, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव हमारा हार्मोन है उसका स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है। ओवरी क्या करती है, ओवम या एग का प्रोडक्शन करवाती है। हाइपोथैलेमस बेसिकली मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक ग्लैंड का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और ये पूरी बॉडी के रेगुलेशन में हेल्प करती हैं बाय रिलीजिंग द हार्मोन। क्या करते हैं बच्चों, रिलीजिंग द हार्मोन। ये क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, रेगुलेट्स बॉडी फंक्शंस, regulates body functions by releasing hormone, by releasing hormones, by releasing hormones, ठीक है। regulates body function by releasing hormones, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भाई देखो, माउथ से स्टार्ट होता है, फिर एलिमेंट्री कैनाल, पूरा इसोफेगस, स्टोमक आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, उसके बाद अपेंडिक्स आ जाता है, फिर सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका रेक्टम होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बॉस कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में हम लोग यही सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। माउथ, अच्छा आप लोग बोलोगे सर मैं पीपीटी लेकर के क्यों नहीं आता। बच्चा मैं पीपीटी लेकर के इसलिए नहीं आता, अगर मैं आपको डायरेक्ट पीपीटी दे दूंगा तो आप पहले मेरी बात समझो कि कैसे काम चलेगा पीपीटी में। अब मैं जैसे यहाँ नोट्स बना रहा हूँ, अब मेरे साथ देखते देखते आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि मुझे भी लिखने में उतना टाइम लग रहा है, आपको भी लिखने में उतना टाइम लग रहा है। तो वो जो प्ले एंड पॉज वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कॉम्बिनेटोरियल वाली चीज जो होती है वो अवॉइड हो जाएगी। अब आप एक बार मैं समझा रहा हूँ, एक बार मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, और सेम उतनी बार आप पढ़ रहे हो, और वीडियो खत्म होने के बाद एक बार आपने रिवाइज कर लिया ना, तो इट इज मच बेटर फॉर यू, ठीक है। और बॉस देखो, फार्मा पढ़ने आए हो, ठीक है, फार्मा पढ़ने आए हो, या बॉस अगर बीएससी नर्सिंग के भी बच्चे देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फार्मा के एंटायर सब्जेक्ट्स इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना रिवीजन करते हो, ठीक है, या आप खुद के नोट्स बनाते हो। आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला उसका, ठीक है। जब तक आप डायग्राम्स बनाओगे नहीं, जब तक आप मैकेनिज्म समझोगे नहीं, जब तक आप फ्लोचार्ट्स बनाओगे नहीं, यू वोंट बी गेट टेकिंग द एडवांटेज, ठीक है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, आपको उस चीज का एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहले माउथ हो गया। माउथ के बाद फिर क्या आता है, इसोफेगस, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद फिर स्टोमक। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, वो भी बताओ, फंडस, पाइलोरस, ठीक है, बॉडी कैविटी। तो बच्चा वो सारी चीजें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी बता रखी है, वो वाला लेक्चर जाकर के देखो, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। स्टोमक, ठीक है, स्टोमक हो गया। अब स्टोमक के बाद फिर क्या आता है हमारा, इंटेस्टाइन का पोर्शन आ जाता है। इंटेस्टाइन के पोर्शन के बाद फिर क्या आ जाता है हमारा, अपेंडिक्स आ जाता है। अपेंडिक्स की एक खासियत बताओ बच्चों, मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने बताई थी, जो अपेंडिक्स होता है ना, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है बॉडी का। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है मतलब इसका कोई काम नहीं होता, इट इज अ यूजलेस ऑर्गन इन द बॉडी, यूजलेस ऑर्गन इन द बॉडी। बेसिकली क्या होता था ना, हमारे एंसेस्टर्स में ये वर्किंग में था, ये नॉन वेस्टिजियल होता था, ये काम करता था, बट बहुत बात ये हुई ड्यू टू इवोल्यूशन, ठीक है, इट बिकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अ वेस्टिजियल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि नॉन फंक्शनल होता है, जिसका सीधा सा मतलब इतना होता है कि इट इज नॉन फंक्शनल, ठीक है।
अब अपेंडिक्स हो गया, उसके बाद फिर क्या होता है, रेक्टम कॉमा एनस, रेक्टम कॉमा एनस। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद इसके फंक्शंस भी देख लेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, पहले तो सबसे पहले डाइजेशन का ही फंक्शन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग डाइजेशन का ही लिखेंगे। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड कॉमा एब्जॉर्ब्स, क्या एब्जॉर्ब करता है बच्चों, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट को। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स 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 फूड सब्सटेंस, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस into simpler ones, into simpler ones। ठीक है, क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद कॉमा ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस। बात वही है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक फंक्शन और होता है बॉस, आप डेली जो है सुबह फ्रेश होने भी तो जाते हैं, तो इस तरीके से लिख लो यहाँ पे, एलिमिनेट्स फीकल मैटर, एलिमिनेट्स या इरेडिकेट्स फीकल मैटर, फीकल मैटर। क्या करता है ये, फीकल मैटर को एलिमिनेट भी करता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले सिस्टम के बारे में, जो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम्स की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एडिनॉइड्स हो गए, लिम्फ हो गया, ठीक है, लिम्फ नोड्स हो गए, बॉडी फ्लूइड्स हो गए। तो वो सारी चीजें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लिख लेंगे। पहला है हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड। ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड हो गए कॉमा वेसल्स, लिम्फेटिक फ्लूइड कॉमा वेसल्स एंड, ठीक है, लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड। ठीक है, उसके बाद फिर हो गए टॉन्सिल, टॉन्सिल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा, थाइमस, स्प्लीन, जितने भी ग्लैंड्स थे हमारे, ठीक है, वो सारी चीजें और ईटीसी। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन की बात करें ना बच्चा, तो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी को, ठीक है, ये क्या करता है, मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन कराता है बी सेल्स और टी सेल्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। फंक्शन की बात करें, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स। ठीक है, क्या होता है, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स। समझ में आ गया बच्चा। ठीक है, क्या कराता है, मैच्योरेशन कराता है और प्रोलिफरेशन कराता है बी एंड टी सेल का। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं हम लोग इसके बारे में क्या ठीक है, अच्छा ये मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन कराता है, ये तो मैंने बता दिया। अब इस मैच्योरेशन से समझ में क्या आता है, ये मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन से क्या समझ में आता है, तो बच्चों मैं बताता हूं आपको कि मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन बी सेल और टी सेल का हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, दैट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को बच्चों, ये प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को डिजीज कॉजिंग एजेंट से, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चा, डिजीज कॉजिंग एजेंट से। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं बॉस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, एल्विलाई, वही सारी चीजें।
ठीक है, नेजल कैविटी, ठीक है, लैरिंग्स, कॉमा फेरिंग्स, ठीक है, नेजल कैविटी, कॉमन लैरिंग्स, कॉमा फेरिंग्स, कॉमा ब्रोंकस, ठीक है, पहले ट्रैंकिया, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक, ट्रैकिया, कॉमा ब्रोंकस, कॉमा एल्विलाई, ईटीसी, ठीक, डन। अच्छा, तो बेसिकली ये हो गया सारी चीजें। अब हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या क्या फंक्शनिंग होती है, अगर इसको समझने की कोशिश करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, सिंपल सी बात है, सोचना ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, क्या करता है बच्चों, ये करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये क्या करता है ना, एसिड बेस बैलेंस को भी क्या करता है, फंक्शन करवाता है, ठीक है, रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पेयर ऑफ किडनीज आते हैं, यूरेटर आता है, यूरेथ्रा आता है, और भी नंबर ऑफ चीजें आती हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, फिर आता है यूरेटर, ठीक है, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में आप यूरेथ्रा को अवॉइड क्यों करना, यूरेथ्रा भी लिख ही लो, यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये क्या करता है, लिक्विड सब्सटेंस जो होता है या कंसंट्रेशन फ्लूइड जो होता है, क्या करता है, यूरिन का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है, यूरिन का प्रोडक्शन कराता है। एक मिनट, लेट मी साइलेंट द फोन, ओके। ये क्या कराता है, प्रोड्यूसेस stores and eliminates यूरिन। इसका क्या मतलब हुआ, यूरिन को सबसे पहले बनाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया, और फिर जब यूरिनरी ब्लैडर का पैसेज फुल हो गया तो फिर क्या किया, उसका एलिमिनेशन करा दिया बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, वॉल्यूम का रेगुलेशन करता है, ठीक है, क्या करता है, regulates volume and chemical composition of blood मेरी बात समझो बच्चा कि अगर मान लो यूरिन का एक्सक्रीशन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा, तो बॉस बॉडी में यूरिया की या यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना टॉक्सिफाइड हो जाएगा, उसका टॉक्सिफिकेशन होता रहेगा अगर ये चीज नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि इट मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस, समझ गए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो अगर हम लोग मेल, अच्छा इसमें जो होते हैं ना, इसमें दोनों डिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहते हैं, मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मेल की बात कर ले तो क्या होता है, स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होता है, वास डेफरेंस होता है, ठीक है, वास डेफरेंस होता है, ठीक है,
उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इसके बाद वास डेफरेंस के बाद आता है, इसमें वास डेफरेंस के बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर आता है आपका सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। फिर आता है आपका सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। फिर आता है आपका कुछ ग्लैंड्स और आती हैं, सेमाइनल वेसिकल आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है बच्चों, उसके बाद फिर आता है आपका यूरेथ्रा, और फिर क्या आता है यूरेथ्रा, या फिर आप लोग पेनाइल रीजन भी बोल सकते हो, पेनाइल रीजन भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे लाइन नहीं थी, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फंक्शन को देख लेंगे। फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन कराते हैं, मतलब बेसिकली जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है। अब फ्यूजेस टू फॉर्म अ fuses to form a new organism, new organism। ये तो बॉस मेल का है ना, सेम एज इट इज फीमेल का भी होगा, मैं फीमेल का उधर लिख दूंगा, ठीक है, उधर साइड लिख दूंगा, ठीक है, लिख ही देता हूं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है बच्चों, इसमें होता है ओवरी, ठीक है, ओवरी होता है, यूटेरस होता है, ठीक है, यूटेरस होता है, एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम के साथ साथ क्या होता है, सर्वाइक्स होता है, सर्वाइक्स के साथ वजाइना होती है, और फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, तो बेसिकली क्या होता है, जब मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होते हैं ना, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो फिर क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है ना, फीमेल इंडिविजुअल में जो है मैमरी ग्लैंड्स मिल्क का प्रोडक्शन कराती हैं, ठीक है, यहां पर लिख लो, मैमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस मिल्क, प्रोड्यूसेस मिल्क। तो बच्चों ये थे बेसिकली हमारे 11 के 11 ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये थे हमारे 11 के 11 ऑर्गन सिस्टम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 4, 11, ठीक है। तो ये थे हमारे 11 ऑर्गन सिस्टम। साथ ही साथ हमने आज पढ़ा एनाटॉमी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एज फार एज आई प्रॉमिस्ड कि जैसे आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करा देंगे, हम लोग जो है ये सारे चीज से सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे हम लोग ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्टो फार्मा के साथ जुड़े रहिए, कॉन्सेप्टो आर्मी आपके लिए बहुत मेहनत करती है, पूरी कॉन्सेप्टो फार्मा टीम, जो भी हमारे जो स्लाइड्स बनाते हैं, जो थंबनेल डिजाइन करते हैं, ठीक है, बेसिकली मैं भी नोट्स लेकर के, ठीक है। तो आप उन सारी चीजों को एक्नॉलेज करिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बस दैट्स ऑल द कॉन्सेप्टो फार्मा टीम्स वांट, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को जल्दी से जल्दी बड़ा करिए और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी आने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज ऑल
अबाउट सुमित प्रताप सिंह, साइनिंग ऑफ बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। ओके।